इसमें जो सबसे आसान एग्जांपल आपके अपने ही प्रपोजल में है, जिसमें हमने उधर देखा था कि जैसे ही दो यूज़र थे, एक यूज़र है वेबसाइट का जो आपका एडमिन होगा, एक यूज़र है आपका कह लें कि क्लाइंट कह लें, ठीक है, या वो स्टूडेंट कह लें जिसने वो कोर्सेज को लर्न करना है, ठीक है। वो मोबाइल ऐप में जो है ना वो कोर्स सर्च करेगा, ठीक है, वो सारा मोबाइल ऐप वर्क करेगी। अगर उसको ज़रूरत होगी ऐसी चीज़ की जो एडमिन कंट्रोल कर रहा है, तो वो डेटा आएगा वेबसाइट से। अगर उसको ज़रूरत ऐसी चीज़ की है जो मोबाइल ऐप के अंदर ही मौजूद है, मतलब कि दो बैकएंड होंगे आपके प्रोजेक्ट में। एक बैकएंड होगा मोबाइल ऐप का जो हम बनाएंगे फायरबेस के अंदर, दूसरा बैकएंड होगा एडमिन का जो हम बनाएंगे MySQL के अंदर, ठीक है। और इन दोनों के अंदर दो दो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होंगी। मोबाइल के बैकएंड के लिए जावा सिर्फ इस्तेमाल होगी, सिर्फ जावा, ठीक है, और उसकी डेटाबेस होगी फायरबेस। और जो एडमिन का बैकएंड होगा उसके लिए डेटाबेस होगी MySQL, और उसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो होगी PHP। समझ आ गई आपको? यस। ठीक है। अच्छा, जी अब सर। बैकएंड हमारा दो किस्म का है। सबसे पहले हम एडमिन की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने वेबसाइट का काम जो है ना वो सबसे पहले करना है। एडमिन क्या क्या परफॉर्म करेगा? एडमिन ये करेगा कि कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, ठीक है। वो तो एडमिन ने करनी है ना, वो यूजर ने तो नहीं करनी। टीचर्स को ऐड करेगा, यूजर्स को ऐड करेगा, यूजर्स मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आएगी एडमिन के पास, और एडमिन उनको अप्रूव कर देगा, तो वो एडमिन के डेटाबेस में शो हो जाएंगे, और वो डेटाबेस से ही जो रिजल्ट है वो मोबाइल ऐप के स्क्रीन के अंदर वो शो हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि आपका आईटी है, आपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा। ये मस्ट बात है, आईटी वाले लाजमी पढ़ते हैं ये किसी को पता है इसके बारे में क्या होता है ये इसका कंसेप्ट? कोई बता सकता है? हेलो, नहीं आता तो बताएं ना, चुप तो ना करें। सर इसमें क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस पे उसकी रिक्वेस्ट पूरी करता है, फुलफिल करता है क्लाइंट की। कैसे? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? सर जिस तरह कोई यूजर ने कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी पूछनी है, तो वो सर्वर से मतलब पूछेगा, तो एडमिन उसका रिप्लाई देगा, मतलब एडमिन उसकी क्वेरी का। तो उसी तरह ही क्लाइंट सर्वर में होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आपने बताया। इसकी ना एक एग्जांपल हम देखते हैं। बल्कि अब ये देखें, इसमें फ्रंट एंड आपको पता चल गया होगा। जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट देखेंगे आपके जहन में वो फटाफट बात आ जाना चाहिए कि ये फ्रंट एंड है, और इस फ्रंट एंड को बनाने के लिए क्या क्या टैग इस्तेमाल हुए हैं। अब ये देखें, इस बंदे ने कोई CSS का इस्तेमाल नहीं किया, इस बंदे ने सिर्फ क्या किया है, HTML का टैग लगाया। जब आप बिल्कुल बेसिक टैग लगाएंगे तो ये बटन इस तरह का शो होगा आपको। ये आप खुद लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई CSS का इस्तेमाल नहीं है। सिंपल उसने क्या किया है, फॉर्म के अंदर बटन का टैग लगाया और ये बटन बन गया। इसी तरह इसने टेक्स्ट बॉक्स का भी लगाया और ये ऊपर टेक्स्ट बॉक्स भी
एक्टिव हो गया। ये पुरानी वेबसाइट है, उस टाइम CSS का कोई इतना नहीं था कोई करता, ये बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है। अब इसमें बैकएंड क्या है, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा इस यूजर नेम और पासवर्ड का, ठीक है, इस यूजर नेम और पासवर्ड का सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ये पता लगाएगा कि ये वैलिड है या नहीं, इनको वेरीफाई करेगा। हाँ, अगर ये वेरीफाई होके आ गए, इसके बाद जावास्क्रिप्ट का काम खत्म है। इसके बाद काम शुरू होता है PHP का। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, जिसको क्या लें कि सर्वर साइड कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर साइड कोडिंग क्या होती है, फ्रंट एंड का कनेक्शन बैक एंड के साथ एस्टेब्लिश करवाना उसकी जिम्मेदारी है। कैसे इस्टेब्लिश कराना, फॉर एग्जांपल ये जावास्क्रिप्ट में हमें ये बता दिया कि ये यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, वैलिड है। अब आप लोगों ने अब आगे वाला काम क्या है कि उसने इस यूजर नेम और पासवर्ड को पिक कर लिया। पिक करने के बाद डेटाबेस में लेके गया। डेटाबेस में लेके जाने के बाद उसने वो रिजल्ट, वो क्यूरी चली, ठीक है, वो क्यूरी कौन चलाएगा, PHP चलाएगा, ठीक है। क्यूरी रन जो करेगा ना कोड, वो PHP का कोड होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे जब हम करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड लिखा, यूजर नेम और पासवर्ड लिखने के बाद PHP ने उस यूजर नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट जो डेटा है वो डेटाबेस से निकाला। निकालने के लिए हम क्यूरीज का इस्तेमाल करेंगे जो MySQL की डेटाबेस में हमने सेव करवाने हैं। डेटाबेस का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने सेलेक्ट की क्यूरी पढ़ी, इंसर्ट की पढ़ी, ठीक है, जॉइंस पढ़े, बाकी मुख्तलिफ जो कंसेप्ट हैं डेटाबेस के, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। ठीक है, वो पढ़ने के बाद आपने क्या किया, उसको ऑटोमेटिकली उसने सारा डेटा उठा के अब उसने क्या करना है, फ्रंट एंड में डिस्प्ले करवा देना है। अब फ्रंट एंड में कैसे डिस्प्ले करवाना है, किस टेबल में डिस्प्ले करवाना है, ये सारे का सारा कोड हम PHP में करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस बटन को क्लिक किया, ये वैलिडेशन जो हो रही है ये जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहा है, और ये जो रिजल्ट निकाल के लाया है ये कौन निकाल के लाया, किसका कोड, PHP का कोड। समझ आ गया ना आपको। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा ना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कैसे भेजी, जैसे बटन को क्लिक किया हमने तो रिक्वेस्ट वो क्लाइंट सर्वर को भेजेगा, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके वापस वो डेटा क्लाइंट को भेज देगा। अब ये सारे का सारा कोड किधर रन हो रहा है, ब्राउज़र के ऊपर। वो अगर हमने चेक करना हो कि वो कोड किधर है, मतलब कि इस पेज का सारा कोड जितना भी है, ये पिक्चर्स में सारे का सारा कोड अगर आपने देखना हो तो आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है बटन को, ये सबसे एंड पे इंस्पेक्ट का बटन होगा। आपने इसको बताना है तो इसने आपको सारा कोड निकाल के दे देना है कि भाई ये सोर्स का होगा, ठीक है। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली सारे फोल्डर बने हुए हैं, ये सारा उसने निकाल के दे दिया हमें। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जो इस पेज के अंदर, ये सारा कोड जावास्क्रिप्ट हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये सारा आप कोड देख सकते हैं, ये इस वेबसाइट का कोड है। अगर आपने CSS का कोड देखना तो वो ये है, ये टेबल की CSS का कोड है, ये सारी प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर लें तो ये चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रजा सद जिधर लिखा हुआ है, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये आ गया,
ठीक है, ये डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, ये पिंक हो गया। अब ये जो चेंज हो रहा है ये ब्राउजर के ऊपर ही हो रहा है। ये जो जिधर ये सर्वर में जो कोड पड़ा हुआ है उधर चेंज करेंगे तो ये सारा एक ही दफा चेंज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ब्राउजर में सारा कोड आ चुका है। अब हम इस कोड को अपनी मर्जी से चेंज करके देख सकते हैं। आप अगर पिक्चर चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है ना, टेस्टिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाती है ये टेक्निक। वो सारा कुछ आप चेंज करके देख सकते हैं। आप जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा दोबारा सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब सर्वर में जो कोड लिखा हुआ है उधर इसका कलर इधर रेड है। ठीक है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा दोबारा इसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखी दीदी, ये देख रही है। क्योंकि सर्वर अगर ये परमानेंट चेंज करना तो सर्वर में जाके करना पड़ेगा। अब हैकर क्या करते हैं, हैकर सर्वर की सस लेते हैं, वो इलीगल लेते हैं, उधर जाके चेंज करते हैं तो सारी की सारी वेबसाइट क्या हो जाती है, हैक। हाँ, अगर किसी ने वो घर वालों को फ्रॉड लगाना हो तो आप इधर इधर से ऐसे लगा सकते हैं। तो ब्राउज़र ओपन किया, रिजल्ट ओपन किया, ब्राउज़र में जाके इधर इंस्पेक्ट में जाके वो नंबर चेंज किए और स्पून के साथ A+ लगा लिए सारे। उसके बाद जो लैंग्वेजेस हैं वो हम देख लेते हैं कि अपने इस प्रोजेक्ट में हमने लैंग्वेजेस कौन कौन से इस्तेमाल करनी है। ये जो बैकएंड के फ्रेमवर्क है ना उसमें हमारी अपनी चॉइस है। अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, अगर ना यूज़ करना चाहें तो वो। अब जिस तरह फ्लटर है, फ्लटर फ्रेमवर्क है यूज्ड फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है,
हर चीज़ हर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट किया होता है उसने, आपने जस्ट क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है या लिखना है और आपका काम हो जाना है। जिस तरह PHP के लिए फ्रेमवर्क है एक लारावेल है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो पॉपुलर है, एक लारावेल और एक कोऑर्डिनेटर है, ये दो फ्रेमवर्क हैं, इन दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर लें। ये आपकी चॉइस है अगर आप यूज करना चाहें तो। और ये लारावेल और कोऑर्डिनेटर के अंदर ही एसक्यूएल का भी एसक्यूएल के भी फंक्शन मौजूद होते हैं, मतलब कि ये एज एसक्यूएल लैंग्वेज के भी फ्रेमवर्क हैं। वो अगर आपने डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना है तो वो भी ऑटोमेटिकली वो फंक्शन होता है कोऑर्डिनेटर के अंदर, वो जैसे ही आप उसको कॉल करेंगे तो वो डेटाबेस का कनेक्शन जो है ना वो भी आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये जो टेबल है ये मैं आपको भेज दूंगा डॉक्यूमेंट, ये आपके प्रोजेक्ट की लैंग्वेजेस हैं और फ्रेमवर्क्स हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। ये सबको समझ आ गए हैं क्या क्या काम, कौन कौन सी लैंग्वेज में कौन कौन सा काम होगा और कौन सी लैंग्वेज किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को कोई भी समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लें, बेझिझक पूछे, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। भाई बाकी लोग भी बोल दें कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, वो दावत सलामी वाले लगवाते हैं ना, क्या उसको कहते हैं यार, वो नाम ही भूल जाता है, वो उसमें कुछ चुप ही रहना होता है, वो कुफले मदीना, कुफले मदीना, वो कुफले मदीना लगाया हुआ है आप लोगों ने। नो सर समझ। एक बात बता दें, ये जावा और PHP ये लैंग्वेजेस हैं और ये जो फायरबेस और MySQL है ये इनके सर्वर है। नहीं नहीं, फ्रेमवर्क नहीं है ये, फायरबेस एक डेटाबेस है। नहीं नहीं, सर्वर नहीं है, ये लैंग्वेजेस है। सर्वर तो आपका अपाचे है ना, सर्वर का तो इसमें लेना देना ही नहीं है। ओके, सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा टूल, टूल मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से इस्तेमाल होने हैं। चलें एक हेडिंग इसमें टूल के भी बना देते हैं, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका रोला ही रहना था। ठीक है, बैक एंड के टूल कौन से और फ्रंट एंड के टूल कौन से, ये हम इधर रसीद बना लेते हैं उसकी। इसमें फ्रंट एंड में आपने सिर्फ टूल इस्तेमाल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड, बिल्कुल सिंपल सा टूल है, समझ लें ये टूल नहीं है बल्कि टेक्स्ट एडिटर है। इसमें आपने सिर्फ वो कोड लिखना है HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का, और आपका वो रन हो जाएगा प्रोग्राम, वो पूरी की पूरी वेबसाइट। उसके अलावा जो बैकएंड का है वो आपने इस्तेमाल करना है, एक एंड्रॉयड स्टूडियो है, जो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज होगा फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड XAMPP भी एक टूल है जो यूज होगा फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। और ये वैसे भी अगर आपको के काम आता है कि बंदा कहता है यार मुझे वेबसाइट बना दो, तो ये XAMPP में ही वो बनती है। ठीक हो गया ना, टूल भी हमें पता लग गए। अब हम डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट की तरफ आते हैं। ये मैं आपको ना एक पटड़ी के ऊपर चढ़ा रहा हूँ, अब आपको पता हो जाना लग जाना चाहिए कि अब हमने अपने प्रोजेक्ट में
कौन कौन सी लैंग्वेजेस। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको यह नहीं पता होता कि हमने प्रोजेक्ट किया किस में है, और सबसे पहले वो यही पूछते हैं वैल्यूएशन वाले, यार कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये लैंग्वेज करती क्या है, ये क्यों आपने इस्तेमाल किया, आपने वो इस्तेमाल कर लेनी थी, ये क्यों किया है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वर्ड के बाद इस्तेमाल करेंगे विजियो, ठीक है, वर्ड फॉर राइटिंग एंड विजियो फॉर ठीक है। ये हम डॉक्यूमेंटेशन में दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, और एक और भी है जो हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, मगर फ़िलहाल उसकी भी ज़रूरत है, वो हम मैनुअल ही टेस्टिंग करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल वो यूओजी वाले इजाज़त नहीं देते इस चीज़ की, इसलिए हम मैनुअल टेस्टिंग किस तरह करते हैं वो हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। आपके 100 मार्क्स का ये आपका प्रोजेक्ट होगा, जो मार्क्स की डिवीज़न है। 30 मार्क्स आपके होंगे कोडिंग के, ये ऊपर वाला जो टेबल सारा बनाया 30 मार्क्स इसके हैं, और जो बाकी 70 मार्क्स हैं वो सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन के होंगे। मतलब कि जिस बंदे ने डॉक्यूमेंटेशन बना ली वो अगर कोड ना भी करे तो वो बच्चा पास है, मगर ये यूओजी वाले इस तरह करते नहीं हैं, वो ज़्यादातर देखते कोड को, मगर नंबर सबसे ज़्यादा उसी बच्चे को मिलते हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से बनी हुई है और उसने उस पर मेहनत की हो। अब हम डॉक्यूमेंटेशन ज़रा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि टेम्पलेट तो नहीं ना दिया अभी आपको। टेम्पलेट नो मिला कोई सर, पीएमओ की तरफ से? नो सर। अभी तक नहीं। ये जी इसी तरह के टेम्पलेट आपको मुहैया कर दिया जाएगा। जो आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी होगी, ये बल्कि एक डॉक्यूमेंटेशन एक बनी हुई है। इस डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें पता लग जाएगा कि ये चीज़ें करनी कैसे हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट होता है उसका मरकज़ी ख्याल लिखा जाता है एक पैराग्राफ के अंदर, कि हम अपने प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं। उसके बाद आपके 5 चैप्टर होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। पहला चैप्टर फिजिबिलिटी रिपोर्ट का होता है, दूसरा रिक्वायरमेंट का, तीसरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, चौथा इंटरफेस डिज़ाइन है, पांचवा जो है वो टेस्टिंग का है, और छठा जो है वो यूज़र मैनुअल का है। इसमें नहीं लिखा हुआ मगर आपके 6 चैप्टर होंगे, उन 6 चैप्टर को आपने बनाना होगा। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आपने? जी सर। यस सर। सर। ये क्या, आप एक ही क्लास में है ना सारी? पढ़ा जी हुआ सर, है, पढ़ा हुआ है, सबने बोला यस। सबने पढ़ा हुआ है। चलें बताएं फिर ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या आती है। ये कोकोमो मॉडल भी पढ़ा हुआ है, सर फंक्शन पॉइंट जितना भी एनालिसिस भी हमने पढ़ा नहीं हुआ पढ़ा है। हुआ, क्या है? ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा था। तो ऑनलाइन में क्या वो नहीं बताते? बताते हैं, वो सारा बताते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहला टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सर हमने पढ़ा है, वैसे मुझे नाम याद है। ये क्या बात हुई, पास कैसे कर लिया आपने? किसने पढ़ाया था आपको? हेलो? मैम मरियम ने। नाम है? मरियम एहसान। टीचर तो अच्छी हैं वो, तो फिर आपको क्यों नहीं पता? सर पढ़ा था, हमें नहीं पता है, अभी ऑनलाइन पढ़ा था तो उन्होंने तो सही पढ़ाया, हमें नहीं अभी आइडिया।
अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये होता है कि जिसको उर्दू में कहते हैं तहमीना लगाना। तहमीना लगाना क्या होता है कि अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा लगाना क्या होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ये हर फील्ड में इस्तेमाल होती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल हो। ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनको करने से पहले एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है जिसको कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं तहमीना लागत की रिपोर्ट। तहमीना लागत में बताया जाता है कि भाई इस प्रोजेक्ट के इतने पैसे लगने हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतने मजदूर लगेंगे, इस प्रोजेक्ट का हमारे मुल्क को ये फ़ायदा है, इस प्रोजेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतनी है, ये इस प्रोजेक्ट से लोगों को क्या फ़ायदा है। हाँ, इस प्रोजेक्ट को अगर कर लें तो लोगों को कितनी आसानी होगी। हाँ, अगर इस प्रोजेक्ट को कर लें तो क्या ये कानूनी तौर पर जायज़ भी है प्रोजेक्ट या नहीं। ये सारी की सारी बातें हम बताते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर, और यही सारी की सारी बातें आपने बतानी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। क्या इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बंदा ये टूल अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। क्या ये प्रोजेक्ट कह लें कि लोगों के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या इस प्रोजेक्ट का हमारी मुल्क की इकानमी को क्या फ़ायदा होगा। इस प्रोजेक्ट के टाइम कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे आप मुरतब करोगे, किस किस के साथ इंटरव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली आपको एख्तियार करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटी वाले तो बस ठीक है ना, ये मतलब भी नहीं बताएंगे बस ठीक है निकल गया, नहीं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाओगे, जब आप कहीं पे जॉब लग जाएगी, तो आपका ये सबसे पहला काम ही ये होगा कि आपने इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट का हमारे सॉफ्टवेयर को उसको क्या फ़ायदा है। जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमारे कितने डेवलपर लगेंगे, हमारा कितना टाइम लगेगा, हमारे कितने पैसे लगेंगे। हाँ, अगर हम इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं कि ये ना हो कि वो कानूनी तौर पर जायज़ ही ना हो, वो एप्लीकेशन इलीगल हो, ये भी देखना पड़ता है कि ये कानून इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। और ये सारा आपने इस पहले चैप्टर के अंदर आपने सारा कुछ ये लिखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का स्कोप आपने बताना है कि इस प्रोजेक्ट की अहमियत कितनी है, इस प्रोजेक्ट का जो है ना वो लोगों को कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, इसका स्कोप आइडेंटिफाई करना है। अब इस प्रोजेक्ट में हमें ये फ़ायदा है, आजकल कोरोना का दौर है, सारे इंस्टीट्यूट्स बंद होने लगे थे, मगर इसका एक सलूशन उन्होंने निकाला कि हम इस तरह करते हैं कि बच्चों को जो ना वो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। अब पाकिस्तान में तो उन्होंने मजबूरी इसको इम्प्लीमेंट किया, मगर बाहर के मुल्कों में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स कर लें, अगर आप ऑफलाइन सीखना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन कर लें। इस अहमियत के पेश नज़र आपकी एक यूनिवर्सिटी भी वजूद में आई जिसको हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं। आप घर बैठे सारा कुछ आप वो डिग्री वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं, घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर प्रोजेक्ट कास्टिंग दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। इसमें सिंपल कंसेप्ट है कि फंक्शन जितने हैं हमारे प्रोजेक्ट के, फॉर एग्जांपल 40 to 50 फंक्शन है, तो हर फंक्शन के हिसाब से हम अपने पैसे निकाल लेते हैं। दूसरा एक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है, कोकोमो मॉडल। ये कोकोमो मॉडल में क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग लाइंस कैलकुलेट करते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग लाइंस कितनी है और कितने बंदे 10 लाइन, अगर एक बंदा 10 लाइन को करे तो कितनी कास्ट आएगी, अगर दूसरा बंदा 20 लाइन लिखे तो उसको कितनी कास्ट आएगी। ये दो तरीके हैं प्रोजेक्ट कास्टिंग के। फिर टास्क डिपेंडेंसी टेबल है। टास्क डिपेंडेंसी टेबल में आपने अपने प्रोजेक्ट के टास्क को डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल 12 टास्क चलें आप कर लें अपने प्रोजेक्ट के, उनमें से 4 टास्क एक मेंबर करेगा। ठीक है, इसमें आपने लिख देना सारा। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं, लतीफ़ा ही समझ लें कि यूओजी वाले पहले कोडिंग लेते हैं और बाद में डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं। मतलब कि पहले आपने प्रोजेक्ट बना लेना है, उसके बाद आपने बताना है कि इतने टास्क है इतने और इसने ये किया है। ठीक है, ये भी एक लतीफ़ा ही बन गया हुआ है। ठीक है, और 6 नंबर पे क्रिटिकल पाथ मेथड है। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट को करने के मुख्तलिफ पाथ बनाते हैं कि अगर हम इस पाथ को मतलब कि अगर ये डेवलपर ये काम पहले करे और ये डेवलपर ये काम बाद में करे, तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी बन सकता है। ठीक है, अगर हम बैकएंड पहले डिज़ाइन कर लें, फ्रंट एंड बाद में करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा।
अगर हम फ्रंट एंड पहले कर लें और बैक एंड बाद में करें तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें ये चीज़ जो है ना वो हम करेंगे। गैंट चार्ट का आपको पता ही है, प्रपोजल में आपने बनाया वही इधर आपने लिख देना है। फिर इंट्रोडक्शन टू टीम मेंबर एंड देयर स्किल सेट, ये भी एक मजाक ही है। टीम मेंबर का पहले इंट्रोडक्शन करवाना है, इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आगे स्किल सेट लिख देना है। आप चारों का स्किल सेट यही है कि स्टडी इन यू है जी। उसके बाद टास्क एंड मेंबर असाइनमेंट टेबल, आप जितने टास्क आपने ऊपर डिवाइड कर लेने हो हर मेंबर को वो साइन करते जाना साथ साथ। फॉर एग्जांपल अब 4 मेंबर हो आप, ज़रूरी नहीं कि पहले 4 एक मेंबर करे, नहीं, ठीक है। फ्रंट एंड का टास्क हो सकता है, एक फ्रंट एंड का टास्क एंड पे भी हो, ठीक है, वो पहला मेंबर करना हो तो इसलिए वो मतलब कि एहतियात बरतते हुए आपने इसको अंजाम देना है। फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी विद रीजनिंग भी प्रपोजल में लिखा हुआ है, सेम वही आपने इधर लिख देना है। उसके बाद विजन डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट में आपने अपने प्रोजेक्ट का नज़रिया पेश करना है। जिस तरह वो ये मौलवी ए के फजलुल हक ने पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया था, इसी तरह ये आपने अपने प्रोजेक्ट का नज़रिया पेश करना है। अब जो बंदा, अब ये नज़रिया सबसे बेहतर वही प्रेजेंट कर सकता है जिसका अपना आइडिया हो। अब ये भी आपको सर से पूछना पड़ेगा जिन्होंने आपको दिया हुआ है। फिर रिस्क लिस्ट है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर इसको हम सबसे पहले कर लेना, हर बच्चा अगर ये रिस्क लिस्ट वाला टॉपिक पहले कर ले तो उसको पता लग सकता है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या क्या मुश्किलात और परेशानियाँ आएंगी। हम आंखें बंद करके ले तो लेते हैं प्रोजेक्ट, मगर बाद में रिस्क आते हैं कि भाई ये तो होना ही नहीं है हमसे। फिर हम भागते हैं डेवलपर के पास, यार ये तो हमें करके दे दो, मुझसे तो नहीं हो रहा। ये चीज़ पहले अगर कर ली जाए तो इसका बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोजेक्ट की डिकम्पोजिशन करनी है आपने कि प्रोजेक्ट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके फीचर क्या हैं और उसको हम कैसे एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से आपने डिकम्पोज करना है। अब हमारा सबसे पहले हम ये चैप्टर 1 मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम वेबसाइट का बैकएंड मुकम्मल करेंगे और हमारा जो है 30% काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको ना साथ साथ ही मैं चलाऊँगा, ठीक है, 4 आप लोग हो, मैंने बड़े तरतीब के साथ जो है ना वो डिवाइड किया है। वो काम मैंने इसलिए आपको नहीं दिया कि कल जो है ना वो 2 लोग एबसेंट थे, आपने आज ये 2 काम करने हैं। एक तो मुझे टाइम फाइनल बता देना, ठीक है। वो एक आपकी ना गर्ल का इशू है, वो कह रही थी कि 3 बजे अगर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। 3 बजे का एक मुझे नुकसान ये है कि कभी कभी मुझे काम पड़ जाता है। जिस तरह आज वो साले की दावत थी तो वो उसको उधर, फिर वो आपका मैसेज आया था वैसे 3 बजे, तो वो फिर नहीं हो सका। कभी कोई काम कभी कोई काम। चले, जो आप टाइम फाइनलाइज करके मुझे बता सर दें। मैं लेकिन ना 3 बजे सब किसी को भी कोई भी काम पड़ सकता है, क्योंकि दिन का टाइम होता है, हमारे घर में बहुत काम होते हैं। तो ये 8 बजे टाइम परफेक्ट है, सब खाना 8 पीना बजे तो नमाज ठीक वमाज है ना, सब। मगर वो आपकी एक मेंबर है उसका इशू है ना, वो कह रही है कि दिन तो का होना चाहिए। हाँ, तो मतलब थोड़ी देर 15 मिनट लेट आ जाए, 8:30 शुरू कर लेंगे। ये क्या है यार, नाम नहीं मुझे पता। मुस्तबीन। यस सर, ठीक है। जी जी बताएं, फिर क्या करें आपका जो इशू है ये सर कि एक तो चला गया। हमारा इशू है, ठीक है, मैं अगर मुझे जिस दिन इशू हुआ मैं रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके ना मैं सुन लूंगी। मतलब कि आप, मैं इस तरह करता हूँ ना कि इसकी रिकॉर्डिंग बना के मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, उधर से आप सुकून से देख लेना, क्या ख्याल है। यूट्यूब तो चलता है ना यस सबका। सर, ठीक है। यस सर, ठीक है, ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट बना के इधर मैं ना कोशिश करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके, ठीक है, और वो मुझे मिल जाए और वही रिकॉर्डिंग मैं जो है ना यूट्यूब पे डाल दूँ। ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, हाँ, लाइव नहीं वो चलता, ये देखें। सर लैपटॉप पे मैंने चेक नहीं किया, वैसे आ जाता है ऑप्शन, तो आता है डाउनलोड का। मैं ठीक है, देख वो, लूंगी एक दफा। हाँ, वो आज मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना किसी तरीके से मैंने हो आज जाए। डाउनलोड की है। ये एक मेंबर किधर चला गया। सर उसका मोबाइल बंद हो जाता है बार बार। पता नहीं क्या बनेगा आप लोगों का। सर प्रोजेक्ट
मुझे बनता नजर नहीं आया, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, ये जो असल बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें वीडियो वाला मॉड्यूल ही कहीं नहीं आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जो वीडियो स्ट्रीमिंग आपने करवानी है वो कि बच्चों का खेल है, वो बहुत लंबा काम है। सर हम जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे ना तो सर को बोलेंगे कि ये निकाल दें अंदर से। अब ये अब तो आपका सेट हो गया, अब कैसे निकाल, अब तो नहीं निकल सकता। तो उनको सर नहीं, वो कह रहे थे कि सर मैं नहीं करनी है आप लोगों का। तब मैंने बोला था डिफेंस में कि सर आपने ना मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा ऐड कर दिए हैं, तो उन्होंने ये कह के हमें चुप करवा दिया था कि आप लोग 4 मेंबर्स हैं और कर लेंगे। मतलब तब हमें पता नहीं था ना कि वीडियो वाला ज्यादा इशू क्रिएट करेगा, तो हमने वरना वीडियो वाला एक कम करवा देना था। चलें, फिलहाल कोशिश तो करेंगे ना उसको। आप रखवा लेते ना नॉन फंक्शनल में, तो फिर कुछ ना कुछ सिस्टम ठीक हो। अगर हमें टाइम मिलता तो हम कर लेते। अच्छा, मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा अभी। उस डॉक्यूमेंट में आप चारों का अलग-अलग टास्क होगा। अब आपने करना क्या है, कल इंशाल्लाह ताला 8 बजे ही, ठीक है, जैसा कि वो जिसका इशू था उसने कह दिया, ठीक है, 8 बजे ही आपने क्या करना है कि हर एक बंदे ने अपना अपना टास्क जो है ना वो प्रेजेंट करना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम आती है कि 24 आवर सर्विस है। ये बहाना कल नहीं लगाना कि मुझे वो पता नहीं चला, मुझसे हुआ नहीं। ठीक है, ये कोई बहाना नहीं चलना आपका। नहीं हो रहा तो फौरन आपने मुझे मैसेज करना है, भाई ये काम नहीं हो रहा। अगर ना बताऊं तो फिर आपका बहाना चल जाएगा कि वो आपने बताया नहीं, तो ये तो वो सारा। ठीक है, अभी मैं आपको काम साइन करूंगा, वो आपने करके आना है, और वो आपने कल जो है ना वो प्रेजेंट करना है। हर इधर आपने मुझे बताना है कि ये काम था, ये मैंने इस तरह किया है, ऐसे किया, मुझे ये वाले इशू आए और मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। इससे ये होगा कि रोजाना की बेस पे मैं ना काम डिवाइड करता जाऊंगा। ये नहीं है कि अब एक बंदा डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है तो वो कोडिंग नहीं करेगा, इस तरह नहीं है, वो कोडिंग भी करेगा। हमारा मेन मकसद ये है लर्निंग का। ठीक है, ये बेसिकली आपको एक कोर्स मैं आप करवा रहा हूँ। उस कोर्स में जो असाइनमेंट्स हैं वो एज आपके प्रोजेक्ट की होंगी। ठीक है, अगर आप वो कर लेते हैं सर मुकम्मल तो फिर जब वाइवा होगा ना तो पता लग जाएगा टीचर को कि वाकई ही इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, अब जी आप सर। अब आपकी क्लास की लड़कियों को अब किसी ने कुछ नहीं किया हुआ और ना ही उन्होंने करना है। जैसे ही ये सेमेस्टर स्टार्ट हो जाना, आपके कोर्सेज का बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। वो कभी क्विज आ रहा है, कभी असाइनमेंट आ रहा है, ऐसे ही टाइम गुजर जाना। सेमेस्टर गुजरते आप कौन सा पता चलता है। सेमेस्टर जैसे ही उन्होंने यकदम मेल कर देनी है, जी ये अगले वीक में आपकी वैल्यूएशन है, और फिर सब ने क्या करना है, कब कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, जी हम इधर से बनवाते हैं, उधर से बनवाते हैं। ठीक है, अब गुजरात में तो कोई बंदा नहीं है जो ये काम करता हो। ठीक है, और जिसका पता लग जाए उन्होंने प्रॉपर आप उसकी तहकीक भी करनी है कि ये किधर से इन्होंने बनवाया है। और जो आपके वो वीसी साहब है, उनके पास कंप्लेंट गई थी स्पेशल कि खास तौर पे ये जो मरकज़ार कैंपस के स्टूडेंट है ना सारे, इवनिंग प्लस मॉर्निंग ये प्रोजेक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने पेशा ही पकड़ लिया है बाहर से बनवाने का। अब पिछले साल उन्होंने काफ़ी अवाम उड़ाई है। ठीक है, वो एमएससी में शायद वो नहीं वो उन्होंने किया। वो इसलिए नहीं किया कि लड़कियां हैं और लड़कियों को इशू बन जाएगा, तो अगर एक और सेमेस्टर लगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, उन्होंने ग्रेडिंग बड़ी सख्त की है। वो कई लड़कियों के डी भी लगे हैं। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट में डी लग जाए तो समझो आप फेल ही हो। और जिधर भी आपने जॉब के लिए जाना है, उन्होंने कहना जिस बंदे ने एफवाईपी नहीं सही किया उसने बाकी कोर्स में क्या किया होगा। ठीक है, एफवाईपी आपकी सनद होती है कि इस बंदे ने वाकई काम किया हुआ है। अब आपका जो एफवाईपी है उसमें जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं सबका नॉलेज आएगा। डेटाबेस पढ़ी है, डेटाबेस का आएगा। प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ऊप पढ़ी है। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब को अब आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। इधर प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद ये होता है। समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। ठीक है, चारों का नाम प्रपोजल में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके नाम के आगे मैं टास्क साइन कर दूंगा। वो आपने कल 8 बजे से पहले पहले सब ने अपना अपना तैयार कर लेना है। जितना भी हुआ, जैसे भी हुआ, आपने कल 8 बजे ही उसको प्रेजेंट करना है। 10-10 मिनट आपके पास होंगे। ठीक है, 40 मिनट में 4 बंदों ने अपना अपना काम प्रेजेंट करके, ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये काम कैसे हुआ है। फिर अगले दिन वही टास्क जो है वो आपके
रद्द बदल हो जाएंगे। ये काम बड़ा अच्छा है, एक दो ग्रुप भी हैं उन पे भी मैं ये कर रहा हूँ, बड़ा सेटअप जा रहा है ये। इसलिए अगर एक ही टास्क दूंगा ना तो एक एक करेगा बंदा, 3 बैठ जाएंगे सुकून से। ठीक है जी, वो करेगा तो हम देख के कर लेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए हमने इस तरह चलना है। आपको डॉक्यूमेंटेशन का मैंने बता दिया है। एक मैं आपको इंट्रोडक्शन वर्ड का आगे ही आपको पता है। एक टूल है विजियो। विजियो के अंदर आपने यूज़ किया हुआ है विजियो पहले ऑलरेडी कि नहीं किया? नो सर। ठीक है, विजियो भी आपने डाउनलोड कर लेना है। विजियो क्या है कि हर किस्म की डायग्राम उस पर आप बना सकते हैं। आपने के साथ डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, वो डोमेन मॉडल है, क्लास डायग्राम है, स्टेट चार्ट है, ये सारी डायग्राम आपने बना लेनी है। अब जिस तरह यूज केस डायग्राम है, फाइल नॉट फाउंड है, ये देखें, ये सारी डायग्राम ये प्रोवाइड कर देता है, उसका टेम्पलेट, उसके जितने भी उसमें यूज़ करने हैं हमने। जिस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अगर बनाना है तो ये बना हुआ आपके पास मिल जाएगा। ये देखें, इसमें आपने सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तैयार है, बेहतरीन किस्म का। इसमें ये एडिट भी सारा कुछ हो जाएगा। ये देखें, अगर आपने इसको ऐड करना है इसके अंदर तो वो भी आप इजीली कर सकती हैं। सब ऑर्डिनेट इसके बनाने हैं, चेंज पोजीशन करनी है, सारा कुछ, कंटेनर, ग्रुप ऐड, कंटेंट, डेटा। समझ आ रही है? ये आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने अपने लैपटॉप्स में। ठीक है, हाँ कहीं पे भी कोई इशू आता है दोबारा मैं बता रहा हूँ कि उसी टाइम आपने पूछ लेना, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है, मैं अभी आपको मैं टास्क असाइन करने लगा हूँ, वो अभी आप बैठ के वो काम करें। ठीक है, जो आपको नहीं समझ आती वो आप अभी पूछें। ठीक हो गया? जी सर। मैं आपको ग्रुप में करने लगा हूँ सेंड डॉक्यूमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये पहले ना जिसने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है ना, पहले वो स्टॉप कर ले। वो जब यकदम बंद करे ना तो वो फिर भी एरर वो देता है। कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग?